नमस्कार दोस्तों, कनकावती के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं तहे दिल से पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जी दोस्तों, आप पढ़ रहे थे हिस्ट्री और हिस्ट्री के अंदर जो पिछली क्लासें हैं उनको आपने ढंग से रीड कर लिया होगा, ढंग से रिवीजन कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं मेवाड़ का मध्यकालीन का इतिहास और इस इतिहास के अंदर अपन ने जो चीजें देख ली है, एक बार मैं उनका क्विक रिवीजन आपको वापस करवा देता हूं कि हम मेवाड़ रियासत पढ़ रहे थे और मेवाड़ रियासत के अंदर हमने देखा था कि मेवाड़ की जो भौगोलिक लोकेशन क्या है, फिर उसके बाद हमने देखा था इसके प्राचीन नाम क्या है, फिर यहाँ पर जो वंश था वो कौन सा वंश था, उसकी स्थापना किसने की है, उसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। फिर अपन ने इसका प्रतापी या जो पहला जो शासक था, जो कहने का मतलब इतिहास के अंदर उसके कुछ तथ्य मिलते हैं, तो वो है बप्पा रावल। बप्पा रावल के बाद में आपने पढ़ा था अलट, अलट के बाद आपने पढ़ा जतर सिंह, जतर सिंह के बाद आपने जो पिछली क्लास रही थी उसके अंदर पढ़ा था रावल रतन सिंह। तो रावल रतन सिंह तक अपन ने जो है मध्यकालीन मेवाड़ का इतिहास पढ़ लिया है। उससे आगे का जो इतिहास है उसी को अपन आज रीड करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेवाड़ के अंदर जो हमीर है इसने एक टाइटल उपाधि धारण की है राणा, और इसके जो पहले वाले शासक थे उनके जो उपाधि थी वो थी रावल। पहले हम ये बात करेंगे कि राणा हमीर जो है ये कहाँ का था और कैसे वापस मेवाड़ के अंदर ये राजा बनता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं राणा हमीर की। मेवाड़ के अंदर जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ पर जो है गोहिल वंश का शासन है, और इस गोहिल वंश के अंदर आपने पढ़ा था कि गोहिल के बाद में बप्पा रावल। ठीक है दोस्तों, यहां तक अपन आए थे, और उसके बाद इसी पीढ़ी के अंदर इन्हीं गोहिलों के अंदर आगे जाके एक शासक बनते हैं जिनका नाम है रण सिंह या कर्ण सिंह। ठीक है दोस्तों, तो रण सिंह या कर्ण सिंह जब मेवाड़ के शासक थे और इनके जो दो पुत्र, एक का नाम है सैम सिंह और एक का नाम है रहाप। ठीक है दोस्तों, तो रण सिंह या कर्ण सिंह के जो पुत्र है उनमें बड़ा पुत्र है सैम सिंह, छोटा पुत्र है रहाप। ठीक है दोस्तों, अब इनमें अपन बात करेंगे कि सैम सिंह जो है ये तो मेवाड़ का अगला राजा हो जाता है, तो इसे अगला शासक बनाया गया था। तो सैम सिंह जी जो है ये तो मेवाड़ के राजगद्दी पे आसीन हो गए। रहाप जो है इसको क्या दिया गया, तो राहत को छोटा भाई है तो जागीर दी जाती थी, जो सामंत होते हैं वो। तो राहत को जो जगह दी गई थी वो दी गई थी सिसोदा। किसको मिली है ये, राहत को। और दोस्तों सिसोदा जो है ये पड़ती है राजसमंद के अंदर। तो राहत ने सिसोदा गांव की स्थापना की थी और यहाँ का यह सामंत था। ठीक है दोस्तों, इसी राहत की अपन अगर बात करेंगे तो इससे पहले मैं एक बार आपको बात होता हूं कि जो सैम सिंह है इसी की पीढ़ियों के अंदर आगे चलते हुए आपने पढ़ा था कि समर सिंह जो रतन सिंह जी के पिताजी थे, इनके बाद जो रावल रतन सिंह, तो रावल रतन सिंह जी आए थे। और आपने रावल रतन सिंह तक का इतिहास पढ़ा था कि रावल रतन सिंह जी किस प्रकार वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसके समकालीन दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, उसने अटैक किया था, और उस आक्रमण के दौरान जो रतन सिंह जी जो है क्या हो गए थे, वीरगति प्राप्त हो गए थे। हाँ दोस्तों, जब रतन सिंह जी जब इस युद्ध के अंदर या इस आक्रमण का जब सामना कर रहे थे तो रतन सिंह के साथ में बाकी जगह के जो सामंत थे वो भी इस युद्ध के अंदर भाग लेने आए थे। तो हम उनकी बात करते हैं कि जैसे ये मान लो कि ये चित्तौड़ है, ये पूरी मेवाड़ है, और इस मेवाड़ के अंदर ये चित्तौड़ है। चित्तौड़ इनकी जो है कैपिटल है, राजधानी है, और इस राजधानी के अंदर जो राजा है वो कौन है, रतन सिंह जी। लेकिन जो इनके जितने भी परिवार वाले सदस्य थे उनको अलग अलग जागीरें दी गई थी, और यहाँ बैठते थे सामंत, और इन सामंतों के अंदर ही एक है कौन, सिसोदा। तो दोस्तों ये जो सिसोदा है यहाँ का सामंत उस समय कौन था, तो यहाँ जो सिसोदा है यहाँ पर जो सामंत था उस समय लक्ष्मण सिंह था। कौन था दोस्तों, लक्ष्मण सिंह। तो राहत की पीढ़ियों के अंदर आगे जाकर एक लक्ष्मण सिंह आया था, और ये लक्ष्मण सिंह उस समय था जिस समय चित्तौड़ के ऊपर राजगद्दी पे आसीन थे रावल रतन सिंह जी, तो उनके समकालीन सामंत था ये। तो जब रतन सिंह पे अटैक किया गया तो इस अटैक के दौरान
आप देखोगे कि जब ये अटैक किया गया था 1303 के अंदर, और कौन रहा है, तो अलाउद्दीन खिलजी। तो 1303 का जब अटैक हुआ तो इस आक्रमण में के इधर राव रतन सिंह जी है, तो राव रतन सिंह जब इस युद्ध के अंदर जा रहे तो इनके साथ के अंदर बाकी सामंत भी गए थे, और इन्हीं सामंतों के अंदर सिसोदा का सामंत भी गया है, जिसका नाम क्या है, लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह, ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण सिंह अकेला नहीं, लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ गया था, और 7 पुत्रों के साथ ही ये क्या हो जाता है, वीरगति को प्राप्त हो गया था। तो लक्ष्मण सिंह जी अकेले न जाकर कितने पुत्रों को साथ लेके गए थे, 7 पुत्रों को साथ लेकर गए थे। और ये सब शहीद कब हो रहे या वीरगति को प्राप्त कब हो रहे, तो 1303 के आक्रमण के दौरान हो गए थे। तो रतन सिंह जी भी शहीद हो गए, सिसोदा का सामंत जो लक्ष्मण सिंह था वो भी सामंत, जो यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो गया था, उसके साथ में जो उसके 7 पुत्र थे, और वो भी यहाँ क्या हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करेंगे कि जो ये हमीर है ये किसका पुत्र है। तो हमीर जो है ये सिसोदा से आया था, और ये हरि सिंह का पुत्र है। किसका पुत्र है दोस्तों, हरि सिंह का। तो ये जो लक्ष्मण सिंह जी थे सिसोदा के सामंत, इन लक्ष्मण सिंह जी के 2 पुत्र, एक का नाम है हरि सिंह बड़ा पुत्र था, एक का नाम है अजय सिंह। ये जो हरि सिंह है इसका पुत्र है हमीर। ठीक है दोस्तों, अपन बात कर रहे थे कि लक्ष्मण सिंह जी और लक्ष्मण सिंह जी के साथ में हरि सिंह जी भी वीरगति को प्राप्त हुए थे, उनका बच्चा है कौन, हमीर। अब अपन देखते हैं कि ये जो हमीर है और ये जो हरि सिंह है, तो इनका जो हमीर है, इन हमीर का पहले लोगों को पता ही नहीं था कि ये किसका पुत्र है, हरि सिंह का। इनकी एक कहानी है कि सिसोदा के अंदर जब लक्ष्मण सिंह जी सामंत हुआ करते थे, तब हरि सिंह, अजय सिंह और कुछ सैनिकों को लेकर शिकार खेलने गए थे। जाहिर सी बात है, राजकुमार है तो शिकार तो खेलेंगे। जब ये शिकार खेलने गए थे तो सिसोदा से थोड़ा बाहर निकला और कोई गांव था, उस गांव के आसपास से शिकार खेलने के निकले थे। वहां से जब निकल रहे थे वहां कुछ सकड़ा रास्ता था, उस रास्ते से जा रहे थे। वहां एक गांव की भी जो लड़की है वो अपने जानवरों को लेकर वापस कोई वहां से निकल रही थी, उसके हाथ में रस्सी उस्सी थी। हरि सिंह निकल गया, हरि सिंह के बाद में अजय सिंह भी निकल गया, कुछ सैनिक निकल गए, और उनके अंदर एक मंचला सैनिक था। उस सैनिक ने उस लड़की को छेड़ दिया। छेड़ने का मतलब कमेंट कस दिया हो या कहीं बेड टच कर दिया हो। वो लड़की 1-2 बार उसको इग्नोर भी कर देती है, माफ कर देती है, लेकिन वो सैनिक वापस वैसी हरकतें दोहराता रहा। तो लास्ट के अंदर जो वो लड़की है, उस सैनिक के जो घोड़ा था उसके पैरों के अंदर एक रस्सी का फंदा बनाकर फेंकती है, और वो जो सैनिक है वो और घोड़ा और घुड़सवार दोनों नीचे गिर जाते हैं। जब गिरे तो उधर हरि सिंह को पता लगा कि यार सैनिक कैसे गिर गया। वापस आके पूछता है कि कैसे गिरा रहा है, तब उसने कहा कि इस लड़की ने गिराया है। तब वो लड़की कहती है कि मैंने नहीं गिराया, ये इसकी हरकतों से गिर गया है। पहली बात तो ये कि आप राजकुमार हो, आपकी जिम्मेदारी की हमारी रक्षा हो, अगर आप ही इस प्रकार की हरकतें करोगे तो फिर ऐसा होना जरूरी है। तो यहाँ जो सैनिक था उसको डांट फटकार लगाई हरि सिंह ने, और यहाँ से थोड़ा आगे निकल गए शिकार खेलने वापिस। पूरा दिन घूम लिया, इधर उधर रोते फिर लिए, लेकिन कोई शिकार हाथ नहीं लगा। लास्ट के समय कोई एक आधा जानवर इनके हाथ लगा था, जिनके भी इन्होंने तीर वीर मार दिए थे। वो घायल तो हो गया था लेकिन पकड़ नहीं पाए। तो वो जो शिकार है, वो जो जानवर था, वो दौड़ता हुआ उसी लड़की के खेत के अंदर घुस गया। दुर्भाग्य था हरि सिंह का। जब वो उस खेत के अंदर भाग के चला गया था, तो वहां वापस वो सैनिक जाते हैं, हरि सिंह वहां जाता है और उस खेत के अंदर घुसने का प्रयास करते हैं कि उसको पकड़ो वापस। तभी वो लड़की वापस आती है, वो लड़की का ही खेत था, और वो कहते कि नहीं, इस खेत के अंदर आप नहीं जा सकते, हम टैक्स देते हैं आपको, आप पूरे अंदर जाओगे, इसको पूरी फसल को चौपट कर दोगे। तब हरि सिंह वापस उसको कहता है कि देख मोहतरमा, पूरे दिन से रोते फिर रहे हैं, शिकार हाथ नहीं लगा है, और एक आधा लगा उसको तो लेने दे। तब वो लड़की कहती कि नहीं, मैं खुद जाके आपका शिकार जो है वो लेके आ जाऊंगी, आप नहीं जाओगे। लड़की जाती है, उस शिकार को पकड़ के लेके आ जाती है। हरि सिंह बहुत ज्यादा खुश हुआ। हरि सिंह को लगा कि यार डेंजर लड़की है, आंखों के अंदर अलग ही चमक है। हरि सिंह अपने घोड़े से नीचे उतरता है, घुटनों के बल बैठता है और बैठकर प्रस्ताव रख देता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की ने मना किया। लड़की कहती है कि मैं एक सामान्य परिवार से बिलोंग करती हूँ, आप राजघराने से हो, आप मेरे साथ धोखा कर दो। और रही बात आपको अगर शादी की बात करनी है तो आप घर पे पापा से बात करो, मैं ऐसे शादी के लिए हाँ नहीं कर सकती। हरि सिंह खुद वहां शिकार खेलने गया था, लेकिन उसको नहीं पता कि वो कब शिकार हो गया था। जब वहां उस लड़की के घर पे वो जाते हैं
जाके उनके लड़की के पिताजी से बातचीत करते हैं। लड़की के पिताजी ने भी उनको पहले तो मना ही किया था, लेकिन एक राजघराने के अंदर अगर अपनी लड़की शादी करके ली जा रही है तो बहुत अच्छी बात है पापा के लिए। वहां एक हाथों चौरी मांडी और उसकी क्या है, शादी कर दी। और उसका जो छोटा भाई है अजय सिंह, बार बार अरिजीत सिंह को कह रहा है कि भैया मेरी बात तो सुन लो, लेकिन अरिजीत सिंह भाई साहब बिल्कुल नहीं सुनना चाह रहा है। अभी सिर्फ उसके सामने टारगेट है कि शादी करो और घर चलो। जब शादी वादी हो गई, शादी होने के बाद निकल गए वहां से, सिसोदा के लिए रवाना हो रहे थे, तब वापस अजय सिंह उसको कहता है कि देख मेरी बात सुन, लेकिन वो वापस कहता है कि रेपट मारूंगा, ये छोटा है, बार बार जुबान लड़ा रहा है, कहीं की बात सुने, चुपचाप चल। जब आगे निकले, अब धीरे धीरे सिसोदा पास में आने लगा, सूर्य भी अस्त होने ही वाला था। इधर अजय सिंह थोड़ा धीरे धीरे चले। अजय सिंह को डर लग रहा था, इसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी। ये सोच रहा था कि कहीं ना कहीं पापा आज खाल पाड़ेगा, और जाहिर सी बात है पापा खाल नहीं पड़ेगी, रास्ते चलते आप लड़की से शादी करके आ रहे हो, किसी को सूचना ही नहीं है। तो यहाँ जब वो निकल रहे थे और जैसे जैसे सिसोदा के पास में पहुंचने लगे, अब अजय सिंह बिल्कुल रुक गया। अजय सिंह ने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, अब अगर तू जा, या तो पहले मेरी बात सुन। अब अरिजीत सिंह कहता है कि क्या, कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक तो आपने बिना घर वालों को सूचना दिए शादी कर ली है, दूसरी बात आपको पता ही है कि पापा खालड़े का जूता पहनता है 12 नंबर का, आज भाई साहब चामड़ी पाड़ के रख देगा। और अब कम से कम थोड़ा धीरे चल, अंधेरा तो हो जाए, अंधेरे के अंदर जब पिटेंगे तो गांव वाले तो नहीं देखेंगे, कोई दूसरे तो नहीं सहेंगे। और रही बात, शर्म आनी चाहिए तुझे, जलती जाएगा, अभी नई नई शादी है तेरी, सुहागरात है, आज ही रेपटे खाएगा और क्या सोचेगी भाभी जी। अब अरिजीत सिंह के भी भाई साहब पसीना आ गया। अरिजीत सिंह को लगा कि यार ये बात तो मैंने सोची नहीं, अब हकीकत में पापा पीटेंगे तो क्या किया जाएगा। तो यहाँ जो अजय सिंह है वो कहता है कि एक सोल्यूशन हो सकता है इसका, अपन किसी को बताएंगे नहीं घर जाके कि आपने शादी कर ली है, इधर कोई साइड के अंदर गांव है, वहां रूम रेंट पे ले लेते हैं और भाभी जी को वहीं छोड़ देते हैं, चुपचाप अपन चल लेंगे और कोई किसी को जाके कुछ नहीं कहेगा। जब भी अगली बार आपके शिकार खेलने की इच्छा हो तो आप अकेले आ जाना, इस गांव के अंदर इस रूम के अंदर शिकार खेल के वापस जुड़ जाना, ठीक है। तो यहाँ उस लड़की को छोड़ के चले गए, वहां जाके रहने लगे। वापस कभी कभी अरिजीत सिंह उससे मिलने आता था, वाइफ थी तो, और इसी दौरान उनके एक पुत्र हो गया जिसका नाम क्या था, हमीर। लेकिन अभी तक भी उधर पता नहीं था कि इन्होंने शादी कर ली थी। और उसी दौरान 1303 का टाइम पीरियड था, उस समय अलाउद्दीन खिलजी अटैक कर देता, और उस अटैक के दौरान अरिजीत सिंह अपने जो पुत्र है, सॉरी पिता है लक्ष्मण सिंह, उनके साथ में उस युद्ध मैदान के अंदर चला जाता है, जहां वो क्या हो जाता है, शहीद हो जाता है। अब ये बात सिर्फ और सिर्फ हमीर की जो बात है वो अजय सिंह को पता थी कि भाई अपने बड़े भाई अरिजीत सिंह के एक पुत्र भी है जिसका नाम क्या है, हमीर है। जब उनकी डेथ हो गई थी या वीरगति को प्राप्त हो गए तो अजय सिंह खुद जाता है अपनी भाभी जी के पास और जाके कहता है कि भाभी जी आप घर चलो, आपको अलग से महल दिए जाएंगे, वहां रहना है। तो वो अजय सिंह उनको अपने साथ लेके आ जाता है और सिसोदा के अंदर अलग से महलों के अंदर उनको रहने की व्यवस्था करवा देता है। अब जब लक्ष्मण सिंह वीरगति को प्राप्त हो गया, बड़ा पुत्र अरिजीत सिंह था, यह वीरगति को प्राप्त हो गया, तो पीछे बच्चा कौन है, अजय सिंह। तो अजय सिंह जो है अब सिसोदा का नया क्या बन जाता है, सामंत बन गया, ठीक है दोस्तों। अब अजय सिंह सामंत बना है। इस अजय सिंह के भी एक टाबर है जिसका नाम है सज्जन सिंह। क्या नाम है दोस्तों, सज्जन सिंह। ये सज्जन सिंह जो है हमीर से बड़ा है, थोड़ा डील का डाकी भी था, अट्टा कट्टा था, डेली आराम से फ्रूट खाता था और हल्दी वाला दूध पीता होगा, तो बॉडी सोडी बना रखी थी, जिम में जाता था, डोले सोले निकाल रखे थे इसने। इधर हमीर थोड़ा दुबला पतला ही था, बापड़ा बाहर ही रहा था, कहाँ राजघराने के अंदर रहा, अब आया है। तो हमीर छोटा भी है और इससे थोड़ा कमजोर भी था। सज्जन सिंह ये थोड़ा अट्टा कट्टा है। और उसी समय जब अजय सिंह सामंत थे तो वहां पर किसी बाहरी लुटेरों ने आक्रमण कर दिया सिसोदा पे। गांव वालों ने शिकायत की कि महाराज यहाँ कोई लुटेरे आ रखे हैं जो लूटपाट कर रहे हैं। तो यहाँ जो अजय सिंह है ये न जाकर अपने बड़े पुत्र यानी कि राजकुमार था सज्जन सिंह, इसको कहता है कि सज्जन सिंह तू जाके आ, कौन से लुटेरे हैं उनको भगा, क्या समस्या है। सज्जन सिंह जाता है और गए एकदम छाती फैला के कि भाई साहब अपने को जाके मारना ही है, रेल बनानी है उनकी। लेकिन जिस स्पीड में गया था उसकी दुगनी स्पीड से वापस सज्जन सिंह कहाँ आ गया था, महलों के अंदर आ गया था। दोस्तों ये गया तो था उनको भगाने के लिए, लेकिन खुद भाग के आया था। वहां जाते हुए लुटेरे भाई साहब सज्जन सिंह को पीट के भेज देते हैं। सज्जन सिंह मतलब रोता हुआ आया, लाल छट हो गया, सूज गया मुंह, ठीक है, लाले वाले पड़ रही है, डर निकल रहा है, कपड़े लत्ते फाड़ दिए गए। वापस आता है, वापस आया तो दरबार के अंदर प्रवेश करा था, सामने कौन बैठे हैं, पापा अजय सिंह। और अजय सिंह खुद पहचानने से मना कर दिया, उसको कह रहे कौन आ गया, इसको 2-4 रुपए देखो बाहर निकालो।
तब वो कहता है पापा मैं हूं, मैं पहचानो तो सही एक बार। तब वो कहता है कि ये हालत किसने की तेरी? तो उन लुटेरों ने। वहां खड़ा है भाई साहब कौन? हमीर। हमीर अपने अंकल की तरफ देखता है और देख के कहता है कि अंकल मैं जाऊं? तब वो कहता है कि देख तेरे से बड़ा था, शरीर में भी अट्टा कट्टा था, वो रेप टेका क्या गया, तू जाएगा तो वापिस ही नहीं आएगा, सांस बंद कर देंगे तेरी। तब ये कहता है कि नहीं, मुझे एक मौका दो, मुझे जाने दो, ठीक है? अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार इस्तेमाल तो करो, फिर विश्वास कर लेना जिंदगी में। तो हमीर को यहां से भेजा गया और हमीर जाता है, पता नहीं भगवान जाने किस टेक्निक से गया था, और अपनी सूझबूझ से उन लुटेरों को वहां से बाहर कर देता है। जब इसके चर्चे वहां हुए यार हमीर बहादुर आदमी है और इसने लुटेरों को भगाया है, तो दरबार के अंदर घोषणा कर दी जाती है अजय सिंह के द्वारा। अजय सिंह कहता है कि मेरे बाद में सिसोदा का जो नया सामंत है ये कौन बनेगा? हमीर बनेगा। यानी कि सज्जन सिंह को सामंत न बनाकर किसको घोषित किया गया था? हमीर को। इस बात को लेकर सज्जन सिंह नाराज हो गए। नाराज हो गए, अगला आदमी मुंह फुला के आराम से मल्लू के अंदर पड़ गया, रोटी वोटी छोड़ दी इसने। तो जब पापा ने पूछा क्या हो गया, क्या समस्या, क्यों नाराज हो रहा है, तब वो कहता है कि देखो आप राजगद्दी पे बैठे हो, आप सामंत हो, आपका पुत्र मैं हूं, तो नया सामंत जो है मुझे घोषित होना था, आपने हमीर को कैसे कर दिया? तब उसने कहा कि देख बात ऐसी है, अगर अरि सिंह वहां युद्ध में नहीं जाता, वीरगति को प्राप्त नहीं होता, तो अरि सिंह यहाँ का क्या होता? सामंत होता। जबकि भैया सामंत होते तो फिर बाद में उनका जो पुत्र हमीर वही तो नया सामंत बनता। और रही बात दूसरी, तो तेरे अंदर लकड़ नहीं है, तू बेलकड़ा का है, तू खा पी के आराम से मगरमच्छ बन के पड़ा है यहाँ पर। तू गया था लुटेरों भगाने, रेपटे खा के आ गया, और एक उसको देख जो वो जाता है लुटेरों भगा के आ गया। तो योग्यता है और काबिल व्यक्ति के पास में ही राजगद्दी होनी चाहिए। तो यहाँ जो अजय सिंह वो सामंत किसको घोषित कर दिया? हमीर को। सज्जन सिंह नाराज हो गया और सज्जन सिंह नाराज होकर मेवाड़ छोड़ देता है और यह चला गया दक्षिण भारत में। कहां चला गया था? दक्षिण भारत में। हाँ दोस्तों, हमने बात की थी कि गोयल वंश की टोटल 24 शाखाएं हैं, और मैंने बताया भी था कि 24 शाखाओं में एक अपने जो है दक्षिण भारत के अंदर भी थे जो मराठा थे। और इसी सज्जन सिंह की जो पीढ़ियां हैं इनके अंदर आगे जाके हुए हैं शिवाजी। शिवाजी को तो जानते हो दोस्तों आपने। तो इसने जो मराठों को बहुत मजबूत शक्ति प्रदान की थी शिवाजी ने। ये जो शिवाजी है ये सज्जन सिंह के ही वंशज माने जाते हैं। और सज्जन सिंह किनका है? तो आपको पता ही है कि गोयल वंश है और गोयल वंशों के वंशज है। तो इसलिए ये जो दक्षिण भारत के अंदर जो मराठा हुए हैं ये भी किनके वंशज है? गोयल वंश के। ठीक है दोस्तों, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी कि सज्जन सिंह चला जाता है दक्षिण भारत में और दक्षिण भारत में जाके अपने वंश की क्या रखता है? नींव रखता है। इधर हमीर नया सामंत बन गया। जब हमीर नया सामंत बना तो इसके समकालीन चित्तौड़ के अंदर अगर अपन देखते हैं तो ये मान लो कि पूरी मेवाड़ है और मेवाड़ के अंदर ये राजधानी आ गई चित्तौड़, और ये आपके क्या आ गए? ठिकाने आ गए थे, जागीरदार बैठते हैं। अब यहां पर जो बैठे हैं ना, वो पहले जो पुराने सामंत थे वो 1303 के अंदर सब वीरगति को प्राप्त हो गए। अब यहाँ सभी जो सामंत आए वो सब समकालीन सामंत नए थे, युवा लोग थे। तो यहाँ मान लो कि सिसोदा यहाँ हमीर बैठा हुआ है, ये बाकी ठिकाने यहाँ पर भी नए युवा जो है वो सामंत बने हुए हैं। तो इनके अंदर एक जोश था। जब हमीर के चर्चे सुने तो हमीर के पास आए और हमीर को आके कहते हैं कि आपको नहीं लगता कि हमें वापस चित्तौड़ जीतना चाहिए? अपनी बिल्कुल यहाँ पर जो वंश था उनका राज था और अपने से अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिया था। जब खिलजी छीनता है और वो चौहानों को संभाल के चला गया था, तो यहाँ कभी घुइलों का झंडा लहराता था, और आज देखो आप यहाँ पर कभी दिल्ली सल्तनत का जो झंडा है वो है या फिर अपने चौहानों का झंडा लहरा रहा है। तो इनके बीच में ऐसी बातें हुई तो हमीर ने कहा कि यार इसमें मैं अकेला तो क्या कर सकता हूँ। सामंतों ने कहा कि हम तेरे साथ अटैक कर दो। तो हमीर ने चित्तौड़ पे अटैक कर दिया था और चित्तौड़ को जीत लिया था। किसको जीत लिया? हमीर ने चित्तौड़ को। तो ये डायरेक्ट सिसोदा का सामंत था और सिसोदा के सामंत के पद पे रहते हुए ये चित्तौड़ पे आक्रमण करता है। और चित्तौड़ पे आक्रमण करता है तो किसको पराजित करेगा दोस्तों? मैं बता दूं आपको, पिछली क्लास के अंदर मैंने कहा था कि खिजर खां को सौंप के गया। खिजर खां बाद में किसको सौंप के चला गया था? मालदेव सोनग्रा को। और यहाँ मालदेव न होकर मालदेव के पुत्र थे जिनका नाम है विरमदेव, या इसे कहते हैं जैसा सोनग्रा। तो विरमदेव या जैसा सोनग्रा को ये पराजित कर देता है और इनको पराजित करके इसने किस पे अधिकार कर लिया? चित्तौड़ पे। तो हमीर ने चित्तौड़ पे अधिकार किया है किसको पराजित करके? विरमदेव या जैसा सोनग्रा को पराजित करके। अब चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया और यहाँ बैठा हुआ है, तो चित्तौड़ के अंदर अपने जो कुछ कार्य भी करवाएगा। लेकिन इससे पहले मैं बात करूं कि विरमदेव जो है ये यहाँ से
जैसे ही पराजित हुआ तो ये भाग के गया दिल्ली के अंदर, और उस समय दिल्ली के अंदर तुगलक वंश का राजा गया था, और दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन बैठा हुआ दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये जो वीरमदेव है ये इसके पास जाता है, इसको जाके अपनी गाथा सुनाता है, इसको कहता है कि मेरे को ऐसे से मार के भगा दिया है, आप मेरी हेल्प करो, मैं आपके अधीन के अंदर जो है राज्य कर लूंगा। तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने कहा कोई बात नहीं, सेना तैयार करो। मोहम्मद बिन तुगलक चित्तौड़ पे आक्रमण कर देता है। जब चित्तौड़ पे आक्रमण किया तब ये डायरेक्ट मेवाड़ की धरती पे नहीं आता है, पहले मालवा की तरफ से घूमता हुआ आया, और बांसवाड़ा के पास में एक जगह पड़ती है सिंगोली। कौन सी जगह पड़ती है दोस्तों? सिंगोली। यहां सिंगोली के अंदर युद्ध होता है, और इस सिंगोली के युद्ध के अंदर जो है अपने मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित कर देता है हमीर। तो हमीर पहले चित्तौड़ पे अधिकार करता है, उसके बाद वीरमदेव जैसा सोनगरा पराजित होकर भागकर दिल्ली जाता है, दिल्ली से मोहम्मद बिन तुगलक को लेके आता है। जब मोहम्मद बिन तुगलक को लेके आया तो मोहम्मद बिन तुगलक को भयंकर तरीके से पराजित करता है सिंगोली के युद्ध में। कौन? राणा हमीर। एकदम रेल बना के छोड़ दी थी भाई साहब, ऐसी रेल बनाई थी कि इलेक्ट्रिक चली थी लेकिन धुआं छोड़ रही थी। आप सोचो किस लेवल से उनको पीटा होगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया था कौन से युद्ध के अंदर? सिंगोली के युद्ध में। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक अपन ने देखा है कि ये सिसोदा से आता है, चित्तौड़ को जीतता है, उसके बाद दिल्ली के जो सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक को ये क्या करता है? पराजित करता है दोस्तों। अब यहाँ ये चित्तौड़ के अंदर बैठा है, तो चित्तौड़ के अंदर कुछ कार्य भी करवाए हैं। तो हमीर ने चित्तौड़ के अंदर एक मंदिर बनवाया था अन्नपूर्णा माता का। अमीर ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया है? अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण करवाया है। इसे ही कहते हैं बरबड़ी माता। कौन सी माता कह दो? बरबड़ी माता। तो दोस्तों ये जो माता है, ये माता है इनकी गोहिलों की इष्ट देवी। कौन सी देवी है? इष्ट देवी या आराध्य देवी। तो यहाँ जो अन्नपूर्णा माता है या बरबड़ी माता है, इसका मंदिर का निर्माण करवाता है और इसकी पूजा पाठ करता था। तो ये क्या कहने लगे? इनकी इष्ट देवी। और इसके बाद में जो भी शासक आए हैं उन्होंने भी इसकी पूजा पाठ की थी। तो ये गोहिल वंश की आराध्य या इष्ट देवी कहलाती है। फिर अपन बात कर ले कि इनकी कुल देवी कौन सी है। तो इनकी जो कुल देवी है वो है बाण माता। कौन सी है? बाण माता। ये याद रख लेना दोस्तों, वैसे ही बता दिया मैंने आपको। तो अन्नपूर्णा माता या बरबड़ी माता का मंदिर बनवा देता है, जो इनकी क्या थी? आराध्य देवी। इनकी कुल देवी कौन सी है? तो बाण माता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमीर जो है, एक चित्तौड़ ने, एक मेवाड़ ने अपना गौरव या सम्मान जो खो दिया था उसको वापस प्राप्त करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो किया जा रहा है हमीर की तरफ से। वापस मेवाड़ को जीता जाएगा, यानी चित्तौड़ को जीता जाएगा, राजधानी को जीता जाएगा। तो ये इतना अच्छा प्रयास था इसका, इसलिए इसको चित्तौड़ जीतने के बाद में इसको कहा गया था मेवाड़ का उद्धारक। इसके अगर उपाधियों की बात करें तो पहली उपाधि के अंदर इसको बुलाया जाता है किस नाम से? मेवाड़ का उद्धारक, क्योंकि इसने मेवाड़ को वापस किया है, अपना गौरव या खोया हुआ सम्मान लौटाया है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, अपने एक कर्नल जेम्स टोड हुए हैं जिन्होंने राजस्थान की हिस्ट्री लिखी है। तो कर्नल जेम्स टोड इनको कहता है प्रबल हिंदू। किस नाम से? प्रबल हिंदू के नाम से। ठीक है दोस्तों, फिर अगर बात करें तो एक प्रशस्ति है अपनी कुंभलगढ़ प्रशस्ति, और इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर इनको बताया गया है विषम घाटी पंचानन। क्या बताया दोस्तों? विषम घाटी पंचानन। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर इसको विषम घाटी पंचानन बताया गया। और विषम घाटी पंचानन का मतलब मैं बता दूं दोस्तों, पंचानन का मतलब होता है खैर, घाटी का मतलब होता है युद्ध, विषम का मतलब होता है कठिन। तो कठिन परिस्थितियों के अंदर भी अगर कोई शेर के सम्मान लड़ाई लड़ रहा था, युद्ध लड़ रहा था, तो वो व्यक्ति कौन था? हमीर था। ठीक है दोस्तों, याद रखना, आपसे कोई पूछ ले कि हमीर को विषम घाटी पंचानन किस प्रशस्ति के अंदर बताया गया, तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। यार आपसे पूछ ले कि हमीर को जो है विषम घाटी पंचानन कौन सी प्रशस्ति में बताया है, या पूछ ले कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या बताया है, तो विषम घाटी पंचानन बताया। ठीक है दोस्तों, प्रबल हिंदू कहने वाला कौन है? तो कर्नल जेम्स टोड है। या आपसे पूछ ले कि मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है, तो राणा हमीर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगली एक और चीज देख ले अपन कि कुंभा जी, आगे जाके आप पढ़ोगे कि महाराणा कुंभा थे मेवाड़ के अंदर। तो कुंभा ने साहित्य के अंदर अपना बहुत ही ज्यादा योगदान दिया है,
और इन्होंने जयदेव की एक पुस्तक है गीत गोविंद, उसमें एक टीका लिखी थी जिसका नाम है रसिक प्रिया। कौन सी है दोस्तों? रसिक प्रिया। और इस रसिक प्रिया नामक टीका के अंदर हमीर के बारे में बताया गया है कि हमीर एक वीर राजा था। कौन सा राजा बताया दोस्तों? वीर राजा। ठीक है दोस्तों, तो हमीर की हमने जो बातें की है कि हमीर सिसोदा गांव का रहने वाला था। तो दोस्तों याद रखना, एक चीज और बता दूं मैं आपको कि अंतिम शासक मेवाड़ के अंदर कौन था जो रावल उपाधि का प्रयोग कर रहा था? तो वो था रावल रतन सिंह। कौन था दोस्तों? रावल रतन सिंह। आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले राणा टाइटल या राणा उपाधि का प्रयोग करने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? तो वो है हमीर। अब दोस्तों ये बात मैं बता दूं आपको कि रावल और राणा क्या, तो रावल जो है जब सेम सिंह चित्तौड़ का राजा बनता है या मेवाड़ का राजा बनता है, तब वो सेम सिंह ने उपाधि धारण की थी रावल। ठीक है दोस्तों, उसका छोटा भाई है राप, जो राप सिसोदा चला गया था, उसने कहा कि मैं कौन सी टाइटल लगूं, तो उसको बताया गया था कि आप राणा लगो। तो और जो सामंत थे वो राणा लगाते थे, कहां वाले? सिसोदा वाले। ठीक है, ये राजा थे तो कौन क्या लगाते थे? रावल। ठीक है दोस्तों, तो रावल उपाधि का प्रयोग करने वाला अंतिम शासक माना जाता है रावल रतन सिंह, और राणा उपाधि का प्रयोग करने वाला जो पहला शासक माना जाता है वो कौन है? राणा हमीर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर अगर अपन बात करते हैं हमीर की, एक बार और वापस मैं रिवाइज करवा देता हूं कि हमीर का टाइम पीरियड है 1326 से 64 के अंदर। ठीक है, मेवाड़ के अंदर अब कैसे मैं बताऊं आपको कि ये कहां चला गया था? तो राहब जो है इसको गांव दिया गया था सिसोदा, राजसमंद के अंदर पड़ता है। और उसी की पीढ़ी के अंदर, राहब की पीढ़ी के अंदर आगे जाके एक लक्ष्मण सिंह जी हुए हैं, उनके एक पुत्र अरि सिंह। दोनों हालांकि 1303 के आक्रमण के दौरान शहीद हो गए थे, लेकिन अरि सिंह का पुत्र था हमीर, जो फिर बाद में सिसोदा का क्या बनता है? सामंत। जब वो सामंत बनता है तब उसने चित्तौड़ पे अटैक किया, आक्रमण किया, और विरमदेव या जैसा को पराजित करके चित्तौड़ पे अपना क्या करता है? अधिकार करता है। उसके बाद जैसा भागता है दिल्ली चला जाता है। दिल्ली का सुल्तान आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको बांसवाड़ा के पास में सिंगोली के युद्ध के अंदर पराजित कर देता है। चित्तौड़ के अंदर ये बैठा था, इसने एक माता का मंदिर बनवाया, बरबड़ी माता या अन्नपूर्णा माता। ठीक है दोस्तों, और उसी को कहते हैं गोयल वंश की आराध्य या इष्ट देवी। और गोयल वंश की आपने बात की थी कि जो कुल देवी वो कौन सी है? बाण माता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर हमने उपाधियों की बात की है, तो कर्नल जेम्स टोड इनको क्या कहता है? प्रबल हिंदू। इनको मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। कुमलगढ़ प्रशस्ति के अंदर इनको क्या बताया गया? विषमघाटी पंचानन। कुंभा जी के द्वारा रचित टीका है रसिक प्रिया, जिसके अंदर क्या बताया गया? वीर राजा। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या था? हमीर था। आगे अपन देखते हैं अगला जो राजा आएगा वो कौन है? राणा लाखा या लख सिंह। ठीक है दोस्तों, इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 1382 से लेकर 1421 तक है। ठीक है दोस्तों, तो राणा लाखा की अपन बात करते हैं। राणा लाखा जब राजगद्दी पे बैठा था, तो राणा लाखा के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे? देखो मैं आपको की पॉइंट बता देता हूं कि आपको भी याद रहे कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो राणा लाखा के अंदर आपको सबसे पहले पढ़ना है जावर। जावर के अंदर एक खान मिली थी चांदी की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसके शासन काल के अंदर एक झील का निर्माण करवाया गया था, वो है पिछोला झील। कौन सी झील है? पिछोला झील। ठीक है दोस्तों, फिर अपन आगे जाके पढ़ेंगे कि अपन पढ़ते हैं कि नकली बूंदी की रक्षा करता हुआ कौन मारा गया था? तो कुंभाहाडा, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे अगर अपन बढ़ते हैं तो जो राणा लाखा है इनकी शादी मारवाड़ी की राजकुमारी के साथ की गई थी, जिसका नाम था हंसाबाई, तो उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो बेसिक अपने को इसके अंदर पढ़ना क्या है, एक बार ये चीजें देखना है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जावर के अंदर जो चांदी की खान निकली उसके बारे में। तो ये आगे आपकी जावर की माइंस, और यहाँ जो निकली है वो कैसी खान है? ये चांदी की खान है। जहां मैं बता दूं दोस्तों आपको, अगर किसी व्यक्ति को चांदी की खान मिल रही है, उस आदमी के भाव रातों रात बढ़ जाएंगे। अगर आप सोचो आपको एक चांदी का बर्तन मिल जाए, एक लोटिया भर के माया मिल जाए, तो वैसा आप पागल हो जाओ। आदमी को आदमी नहीं गिनो, रेपटे मारने लग जाओ और किसी के। ठीक है दोस्तों, तो इसको पूरी खान मिली है, इसका तो भाई साहब जिंदगी में चांदी चांदी हो गई है। और जब जिस आदमी के पास पैसा ज्यादा होगा तो लक्षण तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। और ये जो राणा लाखा है, ये नशा वशा करता था अफीम का, और अफीम वैसे मनवार के लिए मानी जाती है, और मेवाड़ की धरती पे अफीम की बहुत ही ज्यादा खेती भी होती है, आपको पता ही है। तो अफीम का नशा करता था राणा लाखा। तो जावर के अंदर चांदी खान निकल गई, अफीम का नशा करने लग गया। अब हुआ क्या दोस्तों, याद रखना, इसके शासन काल के अंदर अपन ने बात की है, पिछोला झील का निर्माण हुआ है। ये जो पिछोला झील है, इसका जो निर्माण है वो
राणा लाखा के शासन काल में हुआ, लेकिन निर्माण इसने नहीं करवाया, ध्यान रख लेना। तो निर्माण करवाने वाला जो व्यक्ति है वो है एक बंजारा है, जिसका अलग अलग किताबों के अंदर अलग अलग नाम भी है, पिछू, चितर, या इसे कहते हैं चिड़ीमार बंजारा। तो याद आपको इतना रखना है कि इस झील का निर्माण किसने करवाया, तो एक बंजारे ने करवाया, जिसका नाम क्या है, पेचू का दो, चित्र का दो, या चिड़ीमार का दो। ठीक है दोस्तों, ये जो झील है, इस झील की अपन और बात करते हैं। है कहां पिछोला झील, तो उदयपुर में है दोस्तों, ध्यान रख लेना है ना। पिछोला झील जो है, इसके किनारे एक चबूतरा बना हुआ है, नटनी का चबूतरा। दोस्तों आपने पढ़ा भी होगा नटनी का चबूतरा, बिल्कुल। इसको गलकी नटनी का चबूतरा भी कहते हैं, ध्यान रख लेना। इस नटनी का नाम है गलकी। तो नटनी का चबूतरा बना हुआ है, इसके पीछे की कहानी क्या रही है मैं बता दूं आपको कि नटनी का चबूतरा जो बना है इस झील के किनारे, ये क्यों बना था, इसके पीछे कारण क्या था। तो जब एक दिन का समय था कि लाखा जी अपने दरबार के अंदर सुबह सुबह बैठे हुए हैं, और यहाँ नट और नटनी प्रवेश करते हैं, नतमस्तक होते हैं, और राजा जी से कहते हैं कि हम नट है। तब राणा लाखा वापस कहता है कि नट तो मैं क्या करूं, कि हम कर्तव्य दिखाते हैं। तो राणा लाखा ने कहा कि सभी नट कर्तव्य दिखाते हो, आप कौन सा स्पेशल दिखाओगे। तब नट ने कहा कि महाराज बिल्कुल स्पेशल दिखाएगी मेरी नटनी। आपके जो राज्य के अंदर पिछोला झील है, इस झील को रस्सी से चलकर पार करेगी। राणा लाखा ने क्या बात कर रहा है, सुबह सुबह बावड़े बनाने के लिए मैं मिला हूं क्या, ये भांग वांग चढ़ा के आ गया क्या। तब वापस नट कहता है कि जी महाराज बिल्कुल इस झील को पार करेगी। राणा लाखा भी अफीम के नशे में था। राणा लाखा ने कहा कि देख फालतू मजाक नहीं, और हकीकत में अगर तेरी नटनी ऐसे इस झील को पार कर दे तो मैं आधा मेवाड़ दे दूंगा, आधा राज्य देने की बात कर दी गई थी। लेकिन नट फिर भी वापस उसको कहता है कि महाराज एक बार अपनी लाइन को वापस रिपीट करो, उन पे थोड़ा गहन विचार कर लो कि आप क्या बोल रहे हो, मुझे कोई आधा राज्य साम्राज्य नहीं चाहिए, मुझे अगर आप देना चाहते हो तो एक आधी मोहर दे देना, बाकी इनाम में इतना बड़ा नहीं। लेकिन राणा लाखा ने कहा कि मैं राजा हूं और मेरे जुबान से जो शब्द निकल गए हैं वो लौ की लकीर है, दूंगा मैं अगर ये जो है इसको पार कर जाएगी। तो जब इस बात का पता आसपास के क्षेत्रों में लगा तो बहुत सारी जनता वहां पिछोला झील के किनारे इकट्ठी हो जाती है। दूसरे दिन दरबार का आयोजन वहां होता है, राणा लाखा वहां बैठता है, सभी दरबारी वहां बैठते हैं, वहां भीड़ इकट्ठी हो रखी है। उस पिछोला झील पे एक रस्सी बांधी गई थी इस छोर से उस छोर, और इस रस्सी के ऊपर चलकर पार करेगी कौन, नटनी। ठीक है दोस्तों, तो मान लो कि यहां से वो चलना स्टार्ट होती है, 25% भाग कवर किया, तब तक तो राणा लाखा एकदम मस्त हो रहा था। राणा लाखा को लगा कि इतना लंबा जो है एरिया है, इसको कवर करते करते कहीं ना कहीं तो गिरी जाएगी। थोड़ा और टाइम वेट इंतजार किया, पता चला कि 50% भाग को क्रॉस कर गई। अब राणा लाखा जो है ऐसे हलबला गया एकदम, उसको लगा कि यार नशा उतर गया पूरा, हकीकत में जीत लाई क्रॉस कर जाएगी तो अपने को तो आधा मेवाड़ देना पड़ेगा। तो यहाँ जो आसपास का माहौल देखता है राणा लाखा, तो सभी लोग हंस रहे हैं, सिर्फ राणा लाखा चिंतित बैठा हुआ है। राणा लाखा ने अपने साइड के अंदर जो दरबारी थे उनकी तरफ भी देखा तो वो भी हंस रहे हैं। एक सीनियर दरबारी बैठा हुआ था, उस दरबारी को राणा लाखा कहता कि तुम क्यों हंस रहे हो, महाराज हंसे नहीं तो क्या रोए, आपने वचन दिए हैं और ये जारी है, पार कर लेगी, आधा मेवाड़ देना पड़ेगा, इसलिए हंस रहा हूं, आपकी कंडीशन देख के हंस रहा हूं। राणा लाखा ने उसकी तरफ देख के मुस्कुरा के कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आधा मेवाड़ चला जाएगा कोई बात नहीं, आधा खर्चा भी तो खत्म होगा। मान लो कि ये पूरा मेवाड़ है, इसमें से आधा हिस्सा उसको दे दूंगा तो मेरे को तो सिर्फ जिम्मेदारी कितने की रखनी है, आधे की, तो संसाधन भी आधे ही खर्च करने हैं, तो और मेरे को तो फायदा ही हुआ है। आधे जो सेना उसको कम कर दूंगा, आधे जो दरबारी है उनको कम कर दूंगा। और एक बात और ध्यान रखना, जीतने के बाद में जब इसको आधा मेवाड़ दे दूंगा तो फिर पहला नाम तेरा ये लिस्ट के अंदर रिटायरमेंट ले लेना, तेरे को दरबारी पद से निकाल दूंगा। अब वो मंत्री जो है वो तिलमिला गया, उसको लगा कि यार क्या बात कर दी। तब राणा लाखा कहता है कि अगर तुझे इसी जगह रहना है दरबारी पद पे तो कुछ न कुछ चालाकी चल कि ये गिरे। और उस नटनी के एक टाबरी खड़ी थी, लड़की थी छोटी सी गुड़िया, वो दरबारी जाता है, उस लड़की को बुलाता है, वो कहता है कि आजा चॉकलेट वॉकलेट देने के लिए। और जैसे लड़की पास में आती है और उस दरबारी ने भाई साहब उस लड़की की पता नहीं कौन सी जगह छूंगटिया भरा और लड़की चिल्लाने लगी। जैसे लड़की चिल्लाई तो उधर माँ वाला जीव है और रस्सी पे चल रही थी, उसको आवाज आई कि अपनी वाली टाबरी रो रही है, तो उसका ध्यान भंग हो गया। और ध्यान भंग होने के कारण
वो जो नटनी है वो किसके अंदर गिर जाती है, झील के अंदर गिर गई। जब वो झील के अंदर गिर जाती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। नटाया नम आंखों को लेकर आके कहता है राणा लाखा से कि महाराज आपने ये क्या कर दिया, अनर्थ कर दिया, मैं कौन सा आपसे मेवाड़ जो है वो ले लेता, थोड़ी बहुत आप दया तो करते। राणा लाखा ने कहा कि देख शर्त थी, वो जारी थी, उसकी गलती से गिरी है, मैंने कोई रस्सी हिलाकर या रस्सी काट कर नहीं गिराई है, फालतू नाटक नहीं करने हैं। तब वो कहता है कि अब मेरा क्या होगा, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं एक चबूतरा बनवा देता हूं, जब भी तेरे को ऐसी इच्छा हो या याद आ जाए तो यहाँ आ जाना, उसके दीदार कर जाना। बापड़ा नट और क्या कर भी क्या सकता था, तो कुछ पैसे वैसे भी दिए होंगे, उसके बाद मामला समझौता हो ही गया। ठीक है दोस्तों, तो ये नटनी का चबूतरा ध्यान रखना, कौन सी झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे। पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में, राणा लाखा के शासनकाल में। किसने करवाया था, बंजारों ने। दोस्तों बंजारे कौन होते हैं, तो ये जो बंजारे होते हैं ये होते हैं घुमक्कड़ व्यापारी। कौन होते हैं दोस्तों, घुमक्कड़ व्यापारी होते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको एक बार वापस कि जो बंजारे हैं, इन बंजारों की अगर अपन बात करते हैं तो आज वाले बंजारे नहीं है। आप देखते हो गांव के अंदर कोई बंजारा आता है कि गाय भैंस खरीदने के लिए और बेचने के लिए कार्य करते हैं, ये वाले नहीं। ये बंजारे उस जमाने के अंदर व्यापार किया करते थे, काम तो वैसा ही था इनका, लेकिन ये सामान लेके जाते थे। ये मान लो कि चलता फिरता एक मॉल था जिसके अंदर सभी सामान होते हैं, वैसे सभी सामान गांवों के अंदर सप्लाई करते थे, बेचने के लिए जाते थे। तो इनके पास क्या पैसा हुआ करता था, तो जिनके पास पैसा होगा वही ऐसे धार्मिक कार्य करवाएगा। तो ये जो बंजारा है ये भी कोई व्यापारी था और इसने इस झील का निर्माण इसलिए करवाया था। ये इसका एक कारण ये भी माना जाता है कि जब भी ये व्यापार करने जाते थे तो अकेले ही बैलगाड़ी लेके नहीं जाते थे, बहुत सारे इनके साथ में गाड़ियां चलती थी, उनके पास खूब संख्या के अंदर बैल हुआ करते थे। जहां भी रास्ते के अंदर रुकते या अलग अलग जो रास्ता होते थे उनको देखते थे ये, और जिस रास्ते के अंदर कोई जल की समस्या है, पानी की समस्या हुआ करती थी, फिर ये रुकते तो वहां आराम से क्या कर देते थे, इसी झील के निर्माण करवा देते थे कि ये सोचते थे कि वापस इस रास्ते आएंगे तो अपने जल को जो है वो समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जो झील है उसका निर्माण बंजारे ने करवाया जिसका नाम है पीछू छितर या चिड़ीमार बंजारा। किसके शासनकाल के अंदर हुआ है, तो राणा लाखा के शासनकाल के अंदर। इस झील की किनारा कौन सा चबूतरा है, नटनी का चबूतरा। या आपसे पूछ ले कि गल की नटनी का चबूतरा या गलकी का चबूतरा कहाँ है, तो पिछोला झील के किनारे। दोस्तों फिर हम पढ़ेंगे कुंभाहाड़ा। ये जो कुंभाहाड़ा है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आप मेवाड़ पढ़ा रहे हो, गोइल वंश है, या हाड़ा कौन आ गए। तो दोस्तों बूंदी के अंदर चौहान वंश की एक शाखा का शासन था जो है हाड़ा, और राणा लाखा जी जो है बूंदी के अंदर तोरण मार के आए थे। बूंदी की एक राजकुमारी से ये शादी करते हैं, और जब राजकुमारी से शादी करके आ रहे हैं तो दोस्तों आपको पता है कि गांव के अंदर या किसी लड़की की शादी होती है तो उसके साथ में किसी न किसी को भेजा जाता है जो परिवार के होते हैं या उसके कोई फ्रेंड हो। दोस्तों आजकल इस प्रथा को बंद कर दिया गया है। आपको भी पता है कि अगर किसी भी लड़की की शादी हुई है उसके साथ में अगर किसी गांव की दूसरी लड़की को भेज दो तो गारंटी नहीं है कि वो वापस आ जाए, उधर जाने के बाद वो खुद शादी कर ले, तो डर रहता थोड़ा सा आजकल, लेकिन पहले इसे भेजा जाता था। तो यहाँ इस राजकुमारी की जब शादी कुंभाहाड़ा के साथ की राणा लाखा के साथ की गई थी, तो कुंभाहाड़ा जो है इसका भाई है, छोटा लड़का ही था, 13-14 साल का लड़का ही था। इसको ये अपने साथ लेके आ जाती है, यानी कि मेवाड़ लेके आ गए बूंदी से। अब यहाँ हुआ क्या दोस्तों कि राजकुमारी की नई नई शादी हुई है, उधर राणा लाखा भी नए नए बिंद बना हुआ ही था। यहाँ आता है, एक दिन ये बैठ के खाना खा रहे थे, तो साथ के अंदर जब ये खाना खा रहे थे तब राणा ने इससे पूछा कि रानी साहब आपका मन वन लग गया क्या, बूंदी छोड़ के आए हो? तो पूछना भी चाहिए भाई साहब, सही बात। जब रानी से पूछा गया तो रानी ने कहा कि महाराज बिल्कुल मन वन लग गया है। वापस राणा लाखा ने पूछा कि कैसा लगा मेवाड़? उसने कहा कि हाँ मेवाड़ ठीक ही है, लेकिन बूंदी जैसा नहीं है। राणा लाखा ने कहा कि यार क्या बात कर रही है, बूंदी जैसा नहीं है, क्यों, यहाँ ऐसे क्या कमी है? तब वापस वो कहती है कि नहीं कमी कुछ नहीं है, सब अच्छा है, लेकिन फिर भी बूंदी बूंदी है। ऐसे बार बार क्वेश्चन राणा लाखा ने किया और बार बार उसका आंसर यही आता रहा। लास्ट के अंदर राणा लाखा को गुस्सा आ जाता है और गुस्से के अंदर उसने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं जब तक बूंदी नहीं जीतूंगा या बूंदी को धराशायी नहीं कर दूं तक मैं अन्न और जल दोनों ग्रहण नहीं करूंगा। रानी ने कहा कि बावड़िया मत बन, हाल पीले फालतू के अंदर मर जाएगा कहीं, लेकिन वो नहीं मानता है। अपनी शर्त के मुताबिक वो बाहर निकलता है, आधी रात को दरबार का आयोजन कर देता है। और दरबारियों ने पूछा कि महाराज क्या समस्या आ गई, इतनी लेट नाइट आपने दरबार का आयोजन क्यों किया? वो कहता है कि समस्या है और आपको बूंदी जीतनी है।
दरबारी भाई साहब आश्चर्यचकित हो गए, सैनिक जो है वो आश्चर्यचकित हो गए, उनको लगा कि यार क्या सीन है, अभी अभी शादी करके आया, हाथ की मेहंदी नहीं हटी है तेरी, शर्म नहीं आ रही है, हम लोगों ने रायता पिया है, वहां गुलाब जामुन खाए हैं, वो भाई साहब अभी पेट के अंदर उछाल मार रहे हैं, और तू कह रहा है कि वहां बूंदी जीतने चलो वापिस, इसे क्या समस्या आ गई, वहां पातल ही नहीं उड़ी अभी तक पूरी। तब राणा लाखा से कोई सीनियर दरबारी था, वो आके पूछता है कि महाराज समस्या क्या, मुझे बताओ। तब वो कहता है कि रानी के और हमारे बीच में ऐसी ऐसी बातें हुई है, और मैंने उसको वचन दे दिया या प्रतिज्ञा ले ली है कि जब तक बूंदी नहीं जीतूंगा तब तक अन्न और जल दोनों का ग्रहण नहीं करूंगा। ओ दरबारी ने कहा कि महाराज गलती कर दी आप, सोच लेना चाहिए था पहले कि क्या शर्त रख रहे हो आप सोचो एक बार कि बूंदी पे अटैक करेंगे तो कम से कम भी मान के चलो कि 2-4 महीने का टाइम लग जाएगा जीतने के लिए, और 2-4 महीने आप भूखे पैसे कैसे रह लोगे। मान लो कि हमने अटैक कर भी दिया और हम जीत भी लेंगे, लेकिन तब तक आप नहीं रहोगे, तो महाराज आपने गलत किया है। वापिस राणा लाखा ने कहा तो अब तो मर गया मैं, तो अब क्या करूं। तो दरबारी ने कहा कोई रास्ता निकालते, और दरबारी ने एक रास्ता निकाला कि महाराज आपने ये थोड़ी कहा था कि असली जीतूंगा नकली जीतूंगा। उसने कहा कि नहीं, तो कोई बात नहीं, अपन नकली बूंदी जीत लेते हैं। तो वहीं मेवाड़ के अंदर यानी कि जहां बैठे हुए थे राजधानी के अंदर, वहीं से थोड़ी दूर जंगल के अंदर एक पत्थर खड़े करके कमरा बनाया और उस पर लिखा गया नकली बूंदी। दोस्तों इस बात का पता इस कुंभाहाड़ा को लगता है, जो बूंदी का राजकुमार है, इस रानी शाह के साथ में आया था। जब कुंभाहाड़ा को इस बात को पता लगा कि यार पागल हो गए जीजा जी, यहाँ अटैक कर रहे हैं, चाहे नकली हो चाहे असली हो, बूंदी बूंदी है वैसा, कैसे अटैक कर दो आप। तो कुंभाहाड़ा यहाँ से अपने जो भी हथियार थे वो ले लवा के जहां इस कमरे का निर्माण करवाया था उसके अंदर जाके छिप जाता है। जब इधर से राणा लाखा अपनी सेना को लेकर उसको जीतने के लिए जा रहा था कि कैसे भी करके उसको धराशायी तो करके हो, और साथ के अंदर टिफिन और पैक करवाया कि वहीं जाके रोटी वोटी खाऊंगा और जल्दी चलो थोड़ा। जब वहां पहुंचते और उस पर अटैक के लिए ऑर्डर जारी किया गया, तभी उधर से कुंभाहाड़ा जो है अंदर से बिल्कुल तीर मारता है, और वो तीर बिल्कुल राणा लाखा के पास से निकला। भाई साहब राणा लाखा एकदम तिलमिला गया, राणा लाखा को लगा कि मार दिया, अंदर कौन आ गया यहाँ पर अपने को मारने वाला। जब सैनिकों ने उस कमरे को घेरा और अंदर से बाहर निकाला तो वो तो कौन था, कुंभाहाड़ा। राणा लाखा ने तू यहाँ क्या कर रहा है, तो कुछ नहीं, आप यहाँ क्या कर रहे हो कि मैं इसको धराशायी करने आया हूं। तो जब आप नकली बूंदी के बारे में सोच रहे हो, लेकिन इसके पीछे लगा तो बूंदी ही है, चाहे नकली हो चाहे असली हो, और जब तक मैं जीवित हूं तब तक इसको नहीं जीतने दूंगा। हालांकि बाद में उसकी सिस्टर को भी बुलाया गया था, रानी साहब को भी, रानी साहब उसको समझाती थी लेकिन वो नहीं मानता है, और वो कहता है कि जब तक रघु के अंदर मेरे अंदर खून रहेगा तब तक मैं इस नकली बूंदी को भी नहीं जीतने दूंगा। फाइनली नतीजा ये निकला कि राणा लाखा को कुंभाहाड़ा को मारना पड़ा और नकली बूंदी को जो है जीत पाया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ याद रखना कि नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कौन मारा गया था, कुंभाहाड़ा मारा गया था। कहां का है ये, तो दोस्तों ये है बूंदी का। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा पक्का। इसके बाद आती है हंसाबाई। तो ये हंसाबाई कहां की राजकुमारी है, तो ये हंसाबाई की अगर अपन बात करें तो दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं मेवाड़। मेवाड़ के अंदर वंश कौन सा, गोहिल, और यहां जो राजा है अभी वो कौन है, राणा लाखा। राणा लाखा के एक टाबर है पहले से जिनका नाम है राणा चुंडा। ठीक है दोस्तों, और इसके समकालीन मारवाड़ के अंदर एक रियासत है, और ये जो मारवाड़ रियासत है यहां पर जो वंश है वो है राठौड़ वंश। कौन सा वंश है यहाँ पर, राठौड़ वंश। राठौड़ वंश का यहाँ पर एक राजा बैठा हुआ है जिसका नाम है राव चुंडा। दोस्तों याद रखना, राव चुंडा मारवाड़ का राजा है, इधर राणा चुंडा मेवाड़ का राजकुमार है। राजा तो कौन है, राणा लाखा। इस राव चुंडा की अगर अपन बात करें तो इसके एक लड़की हुई है जिसका नाम है हंसाबाई। दोस्तों याद रह जाएगा हंसाबाई किसकी राजकुमारी है, राव चुंडा की, यानी कि मारवाड़ की राजकुमारी है। ठीक है दोस्तों, और इसी राव चुंडा के एक लड़का भी हुआ है जिसका नाम है रणमल राठौड़। दोस्तों रणमल राठौड़ को आप मेवाड़ के अंदर ही पूरा पढ़ लोगे। ठीक है दोस्तों, रणमल राठौड़ के एक छोटा भाई और था, या राव चुंडा के एक छोटा पुत्र और था जिसका नाम था कान्हा राठौड़। कौन है दोस्तों, कान्हा राठौड़। इनको अगली क्लास के अंदर हम विस्तार से पढ़ा देंगे, अभी अपन हंसाबाई की बात करेंगे दोस्तों। तो राव चुंडा जो है इसकी पुत्री है हंसाबाई, और हंसाबाई बड़ी हो गई तो घर के अंदर भाई साहब थोड़ी रूटी रहने लग गई। घर वालों को कहना सुना बंद कर दिया। इसको लग रहा था कि यार अब बस आजाद कर दे अपने को, यहाँ कब तक मारवाड़ के अंदर बिठा के रखेंगे। तो हंसाबाई के हाथ पीड़े करने की टेंशन हो गई थी राव चुंडा को। तो राव चुंडा
अपने ब्राह्मण लोगों को या दरबारी को बुलाता है और उनको कहता है कि आप जाओ और बढ़िया सा राजकुमार देखकर किसका रिश्ता तय करके आओ, हंसाबाई का। वो दरबारी वहां से निकलते हैं और मेवाड़ की ओर आते हैं। मेवाड़ के अंदर आ रहे हैं वो कौन से राजकुमार के लिए हैं? राणा चुंडा के लिए। जैसे ही मेवाड़ के दरबार के अंदर वो आते हैं तो राणा लाखा बैठा हुआ था, अफीम का नशा करा हुआ, और यहाँ जैसे दरबारी आते हैं नतमस्तक होते हैं और वो कहते हैं कि हम मारवाड़ से आए हैं। राणा लाखा ने पूछा कि बोलो क्या काम है, क्या सेवा की जाए? तब उन्होंने कहा कि महाराज काम तो यही है कि हम नारियल लेके आए हैं। अब राणा लाखा उनकी पूरी बात ही नहीं सुना, उससे पहले भाई साहब हंसने लगा, भयंकर तरीके से हंसने लग गया। तब वो कहता है दरबारी से, राणा लाखा, कि यार तुम कहते हो कि बूढ़ा हो गया हूं, कहां हूं मैं बूढ़ा? अभी देखो आप, मारवाड़ की राजकुमारी का रिश्ता मेरे लिए आया है। तभी मारवाड़ से आए दरबारी ने वापस उसकी बात काटते हुए कहा कि महाराज क्षमा चाहते हैं, ये नारियल आपके लिए नहीं, आपके पुत्र राणा चुंडा के लिए आया है। हम बताना भूल गए थे और आपने पूरी बात सुनी भी नहीं है। राणा लाखा जो अब भाई साहब एकदम पूरा नशा उतर गया, चेहरा उतर गया है, एकदम निराश सा हो गया है। तभी जो दरबारी सामने बैठे हुए हैं वो एक दूसरे कोनी मार मार के दांत काटे राणा लाखा को देख के, और राणा लाखा की तरफ देख देख के मुस्कुराए। जब ये माहौल थोड़ा सा अलग हो गया था तो राणा चुंडा वहां बैठा हुआ था, वो खड़ा होता है, अपने पापा की बेइज्जती के लिए वो बोल उठता है और वो कहता है कि सभी साइलेंट रहो, कोई फालतू की बातें नहीं करेगा। और मारवाड़ के दरबारियों से जो है राणा चुंडा कहता है कि अगर आपकी राजकुमारी की शादी करवानी है तो पापा से करवा दो, मैं आज शादी करूं कोई कल करूं आपकी राजकुमारी से। और जाहिर सी बात है, क्यों करेगा यार? जिस लड़की पे पापा का दिल आ गया वो बेटा कैसे शादी कर सकता है? कल ना घर के अंदर कांड कर दे कोई तो अच्छा थोड़ी लगता है। तो यहाँ जो राणा चुंडा है वो शादी के लिए जब मना कर देता है, अब भाई साहब यहाँ से उन दरबारियों ने भी कहा कि भाई हम तो राणा लाखा एक साथ नहीं करवा सकते शादी, राणा लाखा तो उम्र पार हो चुका है, इसका क्या पता कल मर जाए आज मर जाए, बग बग आंस ले रहा है, इसके पैर कब्र के अंदर लटके हुए है, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं है, ये क्या करेगा इसकी रखवाली? और हमारी जो लड़की है वो बिल्कुल 17-18 साल की टाबरी है, अभी जवानी आ ही रही है। ऐसी बातें होने लगी। तो जब राणा चुंडा मना कर देता है तो वो दरबारी वापस बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के आपस के अंदर बातचीत करते हैं। उनको लगता है कि यार पहला काम दिया है अपने को और ये पहला काम भी अपन ढंग से नहीं करके जाएंगे ना तो मारवाड़ के राजा जी अपना जो है खाना पीना बंद कर देंगे और नौकरी से निकाल के भेज देंगे यहाँ से। तब उन दरबारियों में आपस में बातचीत होती है और वो कहते हैं क्यों ना अपन ये कर ले कि राणा लाखा एक शादी करवा दे, ये भी तो राजा ही है और वर्तमान के अंदर ये रानी हो जाएगी यहाँ की। लेकिन किसी ने कहा कि देखो एक और बेटा है टाबर पहले से ही जिसका नाम है राणा चुंडा और वही वास्तविक राजा बनने वाला अगला। तो फिर जो अपने हंसा की कोख से कोई बच्चा उत्पन्न होगा या बच्चा जन्म लेगा तो वो क्या होगा? तो राजा वाजा नहीं बनेगा, और अगर बन भी जाए तो रेप देके हटा देंगे। तो अब क्या करेगा? तो उनमें से कोई एक सियाना दरबारी था, वो वापिस आता है राणा लाखा को आके कहता है कि लाखा जी हम आपसे शादी करवाने के लिए तैयार है लेकिन हमारी एक शर्त है। राणा लाखा ने क्या शर्त है? कि शर्त यह है कि हंसाबाई की कोख से उत्पन्न संतान जो है मेवाड़ का अगला राजा होना चाहिए। राणा लाखा ने कहा नहीं नहीं, ये फालतू की शर्तें अपने नहीं चलती है, योग्य राजकुमार जो है वो कौन है? हमारा राणा चुंडा ही है। राणा चुंडा यार अभी भी पूरे मेवाड़ की जो है राजकार्य देखता है, तो यही अगला राजा होगा। अब जब ये बात हो गई तो राणा चुंडा वहीं बैठा होता। राणा चुंडा ने कहा कि यार पापा की अंतिम इच्छा है, दिल की जो ख्वाहिश है एक बार पूरी कर लेने दो। वो खड़ा होता है, वो खड़ा होकर कहता है कि मुझे मंजूर है, मैं मेवाड़ का जो है राजा नहीं बनूंगा और मैं मंजूर करता हूं कि हंसाबाई की कोख से उत्पन्न संतान जो है वो अगली मेवाड़ की जो है राजगद्दी पे बैठेगा। जब ऐसी बात हो गई तो शादी फिक्स हो गई। तो दोस्तों हंसाबाई का जो नारियल है वो आया तो किसके लिए था? राणा चुंडा के लिए। नारियल किसके लिए आया है? राणा चुंडा के लिए। लेकिन इस नारियल को जेल किसने लिया? तो राणा लाखा ने। किसने जेल लिया था? राणा लाखा ने जेल लिया था। ठीक है दोस्तों, ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो हंसाबाई की जो शादी है वो किसके साथ की गई थी? मेवाड़ के राणा लाखा के साथ कर दी गई थी। अब दोस्तों बात ये हुई कि यार एक व्यक्ति जो मेवाड़ का अगला राजा बनने वाला था और उसने अपने पापा की अंतिम इच्छा के लिए अपना पूरा राज त्याग कर दिया, पूरे अधिकार अपने जो है वो त्याग दिए थे। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये बातें होने लग गई थी कि यार जो आदमी राणा चुंडा जो है वो अपने पूरे अधिकार त्याग चुका है तो उसको भी बदले के अंदर कुछ तो मिलना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है दोस्तों, इतना त्याग करने के बाद में यानी कि अगर आप इतना कुछ न्यौछावर कर रहे हो तो कुछ तो आपको भी वापस हासिल होना चाहिए। जिस प्रकार आप इतनी मेहनत करके स्टडी करते हो तो आप इसके पीछे दौड़ते हो कि हमें भी क्या मिले? सफलता। और जाहिर सी बात है आपको सफलता मिलनी भी चाहिए और मिलेगी दोस्तों बिल्कुल। यहां अगर बात करें कोर चुंडा की तो इसको जो है
कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे। क्या दिए गए दोस्तों? विशेषाधिकार। और ये दिए क्यों गए हैं? तो ये अपने राजत्याग के कारण दिए गए हैं। तो यहाँ जो विशेषाधिकार की अपन बात करें तो इसको पहला जो विशेषाधिकार है वो क्या मिला था दोस्तों? मेवाड़ इतनी बड़ी भौगोलिक स्थिति से इतना बड़ा रियासत थी या बड़ी रियासत थी, इसके अंदर बहुत सारे ठिकाने थे और इन ठिकानों के अंदर अगर बात करें तो प्रथम श्रेणी के या ए ग्रेड के जो ठिकाने थे वो 16 थे। तो प्रथम श्रेणी के कितने ठिकाने हैं? 16। और इन 16 के अंदर में से 4 किसको दिए गए हैं? चुंडा को दिए। किसको दिए हैं? चुंडा को। और इन 4 ठिकानों की अगर बात करें तो इनमें सबसे बड़ा था सलुम्बर। कौन सा है? सलुम्बर। ठीक है दोस्तों, सलुम्बर अभी वर्तमान के अंदर जो जिला भी बन गया है, तो इसका मतलब बड़ा तो है, इसलिए जिला बनाया गया है। तो 4 ठिकाने दिए थे बड़े जो प्रथम श्रेणी के, उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? सलुम्बर का। पहली तो शर्त या विशेषाधिकार यही है कि प्रथम श्रेणी के 16 ठिकानों में से 4 राणा चुंडा को दिए गए थे, उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? सलुम्बर है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात कि जिस आदमी ने राजपद का त्याग कर दिया हो तो इसका मतलब उसको राजा नहीं लेकिन सेकंड नंबर वाला तो रखो। बिल्कुल। तो दूसरी चीज उनको यह बताया गया था कि मेवाड़ के जितने भी राणा होंगे, मेवाड़ के अंदर जितने भी जो शासक बनेंगे या राणा बनेंगे, उनका राजतिलक जो है वो कौन करेगा? तो सलुम्बर का सामंत करेगा, क्योंकि वर्तमान के अंदर भी सलुम्बर किसको मिला है? राणा चुंडा को। तो अगला जो राजा बनेगा उसका राजतिलक कौन करेगा? सलुम्बर का सामंत यानी कि राणा चुंडा करेगा। और ये विशेष अधिकार राणा चुंडा के साथ ही समाप्त नहीं होते हैं। राणा चुंडा के जो वंशज आते जाते हैं आगे के बाद, एक पीढ़ी के बाद पीढ़ी, उनके पास भी ये अधिकार जो है क्या होते गए? ट्रांसफर होते गए थे। ठीक है दोस्तों, तो मेवाड़ के राणाओं या राजाओं का राजतिलक भी हमेशा के लिए कौन करेगा? सलुम्बर का सामंत करेगा। ये दूसरा विशेषाधिकार दिया गया था। तीसरी अगर अपन बात करें तो मेवाड़ की सेना का हमेशा सेनापति जो होगा वो कौन होगा? सलुम्बर का सामंत होगा दोस्तों। कौन होगा? सलुम्बर का सामंत। तो प्रथम श्रेणी के 16 ठिकाने दिए, उनमें 16 ठिकाने थे, उनमें से 4 दिए, जिनमें सबसे बड़ा कौन सा है? सलुम्बर। सलुम्बर का सामंत हमेशा मेवाड़ के राजाओं का या राणाओं का क्या करेगा? राजतिलक। सलुम्बर का जो सामंत होगा वो मेवाड़ की सेना का क्या कहलाएगा? सेनापति। सेनापति का मतलब है कि ये हमेशा के लिए किसके अंदर लड़ेगा? हरावल के अंदर। किसके लिए अंदर लड़ेगा? हरावल के अंदर। दोस्तों, सेना के 2 पार्ट होते हैं, हरावल और चंदावल। हरावल आगे वाला भाग है, चंदावल सेना का पिछले वाला भाग है। और इस हरावल को लेकर आगे आप पढ़ोगे कि हरावल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है ऊंटाला के किला के अंदर, और वहां पर सक्तावत और चुंडावतों के मध्य जो ये प्रतियोगिता चली थी, और वापस इस अधिकार को चुंडावतों ने अपने अधिकार के अंदर ले लिया था। वहां एक बलिदान हुआ था, उसके बारे में बताएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मेवाड़ के सेना का क्या होगा? हमेशा सेनापति होगा। अगला जो विशेष अधिकार है इसकी अगर अपन बात करें तो मेवाड़ के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण कागज है या आपका जो डॉक्यूमेंट है, तो इन कागज पत्रों पर हमेशा के लिए राजा के साथ में जो हस्ताक्षर है वो सलुम्बर का सामंत भी करेगा। मैं यूं कह दूं कि जॉइंट अकाउंट खुल गया एक प्रकार का। अगर आपको खजाने से पैसा निकालना तो राजा अकेला नहीं निकाल सकता, उस खजाने से पैसे निकालने के लिए आपको हस्ताक्षर और किसके भी करवाने पड़ेंगे? सलुम्बर के सामंत से भी करवाने पड़ेंगे। या आप किसी रियासत के साथ में संधि कर रहे हो, या कोई समझौता है, या किसी प्रकार का कोई कागजों का या पत्रों का या जो आपके डॉक्यूमेंट है उनका आदान प्रदान करना है, तो वो अकेला सिर्फ राजा के साइन से नहीं जाएगा, उसके साथ में साइन और किसके भी होनी चाहिए? सलुम्बर के सामंत। यानी कि विशेष अधिकार खूब अच्छा दे दिया गया था। इसके बाद एक विशेष अधिकार और दिया गया है जिसके अगर अपन बात करें तो वो ये है कि जब भी राजा राजधानी छोड़ देगा या राजधानी के अंदर अनुपस्थित है, वहां है नहीं, वो किसी कारणवश यहां से बाहर चला गया, रिलेशन के अंदर चला गया, कोई प्रोग्राम के अंदर चला गया, तीर्थ यात्रा पे निकल गया है, तो पीछे राजधानी को कौन संभालेगा? तो दोस्तों, पीछे राजा की अनुपस्थिति के अंदर राजधानी की जो जिम्मेदारी है वो किसे दी जाएगी? तो जिम्मेदारी हमेशा के लिए फिर किसके पास जाएगी? सलुम्बर के सामंत के पास जाएगी। किसके पास जाएगी? सलुम्बर के सामंत के पास। तो ये कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे किसको? राणा चुंडा को। ठीक है दोस्तों, विशेष अधिकार आपको पूरे समझ में आ गए होंगे। और अभी जो आपने क्लासें पढ़ी है उन क्लासों की अगर बात करें तो क्रमबद्ध क्लासें आपके पास में आ रही है, इनको ढंग से पढ़ना है, ढंग से इनका रिवाइज करना है, और जितने हो सके उतनी बार इस वीडियो को आप देखो आराम से। ठीक है दोस्तों, तो
अपने अभी जो पढ़े हैं उनका एक बार वापस मैं रिवीजन करवा देता हूं कि आज अपन ने किस किस की क्लास पढ़ी है। तो दोस्तों अपन ने सबसे पहले पढ़ा है राणा हमीर। तो राणा हमीर जो है इसका टाइम पीरियड है 1326 से 64। ये सिसोदा का रहने वाला था, इसलिए यहां से गोइल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता है। ठीक है दोस्तों, यह चित्तौड़ पर अधिकार करता है, किसको हराकर, तो विरमदेव या जैसा सोनग्रा को हराकर। इसने सिंगोली के युद्ध के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया है, जो कहां का सुल्तान था, दिल्ली का। इसने चित्तौड़ के अंदर एक मंदिर का निर्माण करवाया, अन्नपूर्णा माता या बरबड़ी माता का मंदिर, जिसे इनकी आराध्य देवी माना जाता है या इष्ट देवी माना जाता है। इनकी जो कुल देवी है वो कौन सी है, बाण माता है दोस्तों। इसकी कुछ उपाधियां या टाइटल है, इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड इसे प्रबल हिंदू कहता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर लिखा गया है कि यह विषम घाटी पंचानन है। और अपने कुंभाजी के द्वारा एक टीका लिखी गई थी रसिक प्रिया, उसके अंदर इसको बताया गया वीर राजा। ठीक है दोस्तों, यह हमीर था, इसके पिताजी का नाम हरि सिंह था और इनके दादाजी का नाम लक्ष्मण सिंह था। ठीक है दोस्तों, वो आप पूरा देख लो, स्लाइड के अंदर आपने पूरा पढ़ ही लिया है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो हमीर के बाद अपन ने पढ़ा था राणा लाखा। और राणा लाखा का टाइम पीरियड है 1382 से लेकर 1421। इसके शासन काल के अंदर अपन मुख्यतः देखिए क्या बातें, ये वाली कि जावर के अंदर चांदी की खान निकल गई थी। इसके शासन काल के अंदर एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। पिछोला झील के किनारे एक चबूतरा है, कौन सा, नटनी का चबूतरा या गलकी का चबूतरा। ठीक है दोस्तों, यही पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था कुंभाहाड़ा। तो कुंभाहाड़ा जो है कहाँ का है, बूंदी का है। नकली बूंदी की रक्षा करता हुआ मारा गया था। इसके बाद हमने हंसाबाई के बारे में पढ़ा था कि हंसाबाई मारवाड़ की राजकुमारी है और इसकी शादी मेवाड़ के जो है राणा लाखा के साथ हो जाती है। दोस्तों गजब बात ये कि राणा लाखा की उम्र उस समय 80 से 82 साल के आसपास थी और अगला आदमी 80 से 82 साल के अंदर पहले तो मना कर रहा था कि मेरा बड़ा जो राजकुमार है राणा चुंडा वही राजा बनेगा, लेकिन बाद में इसके क्या कंट्रोल नहीं कर पाया अपने ऊपर और हंसाबाई के और राणा लाखा के मिश्रण से एक प्रोडक्ट निकलता है जिसका नाम है मोकल, जिसके बारे में पढ़ेंगे अपन कल वाले क्लास के अंदर। मिलते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और अभी तक भी अगर आपने जो हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज वहां जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए दोस्तों। और ये जो मैटर है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर हम जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं पूरा PDF के अंदर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप डायरेक्ट वहां जाकर भी सर्च कर सकते हैं कनकावती क्लासेज। और वहां अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो YouTube के जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उनके डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका लिंक दिया गया है, वहां से आप चैनल जो है क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।